गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम आज पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन ऑन स्पेक्ट्रा। हमारा टॉपिक चल रहा है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। और इसके जस्ट पहले जो वीडियो मैंने आपको बताया उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ एचसीएल के साथ मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और अब हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि एक अगर द्विपरमाणविक अणु है, यानी एक ऐसा अणु जिसमें दो परमाणु हैं, जैसे CO है उसमें दो परमाणु है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। अब यदि इस अणु के अंदर हम दोनों ही परमाणुओं को उनके समस्थानिक से प्रतिस्थापित कर दें या सिर्फ एक परमाणु को उसके समस्थानिक से प्रतिस्थापित कर दें तो स्पेक्ट्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके सामने एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो खुला हुआ है। आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर एनर्जी लेवल डायग्राम है। देखिए एक तरफ किसका है, स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ तो कार्बन 13 का स्पेक्ट्रा खुला हुआ है और एक तरफ कार्बन 12 का। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, बेटर कहना चाहिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हम ये देखते हैं कि अगर कार्बन 12 जो है वो पहला मॉलिक्यूल है और उसमें हम कार्बन 12 को यानी केवल एक परमाणु को उसके समस्थानिक कार्बन 13 से प्रतिस्थापित कर दे। पहले हमने क्या लिया, हमने पहले लिया कार्बन 12 और अगले में हमने क्या लिया, कार्बन 13। कार्बन 12 को कार्बन 13 से यदि हम प्रतिस्थापित कर दें तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इनके ऊर्जा स्तर हैं उनमें जो कार्बन 13 है वो कार्बन 12 की तुलना में नीचे की तरफ प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन 12 का स्पेक्ट्रा है और यहाँ पर क्या है, कार्बन 13 का। तो कार्बन 12 के कंपैरिजन में देखिए जैसे J=5 पर जो इसका एनर्जी लेवल है उससे कम एनर्जी लेवल कार्बन 13 का है। जैसे J=4 पर देखिए, J4 पर जो कार्बन 12 का है ये वाला उससे नीचे है कार्बन 13 का। इसी तरह से सारे एनर्जी लेवल्स में आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं जब, कि जो एनर्जी है वो कम हो गई है, एनर्जी जो है वो कम हो गई है किसके केस में, कार्बन 13 के केस में। ठीक है, तो क्या इफेक्ट है, आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, समस्थानिक का क्या प्रभाव पड़ा है स्पेक्ट्रा के ऊपर। वो कम तरंग संख्या की ओर खिसक चुके हैं। जो भारी समस्थानिक है जैसे कार्बन 12 की तुलना में कार्बन 13 भारी है। ठीक है, जो भारी समस्थानिक है वो जो है वो कम वेव नंबर की तरफ खिसक चुका है और जो उनकी ऊर्जा है वो भी कम हो गई है। एनर्जी लेवल्स भी जो हैं वो कंपैरिजन करें अगर कार्बन 12 से तो वो भी कम हो गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, देखिए हम ये जानते हैं बी, आपकी स्क्रीन पर इधर ध्यान दीजिए, बी क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है और उसकी एक वैल्यू है। बी की क्या वैल्यू है, B=H/8π² है। ये फॉर्मूलेज जो भी थे मैं आपको पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ और आप यूट्यूब पे जाके उसे देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या फॉर्मूलेज थे। तो बी क्या है, बी एक रोटेशनल कांस्टेंट है और उसकी एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है, वो किसके बराबर होता है, H/8π²IC। H क्या है यहाँ पर, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और I क्या है, वो इंटेंसिटी, I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस केस में, और C क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, B जो कि एक रोटेशनल कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम ये देखते हैं कि अगर हम दोनों के जो रोटेशनल कांस्टेंट्स हैं, है ना, जो रोटेशनल कांस्टेंट B12 का है और B13 का है, अगर मैं B12 के रोटेशनल कांस्टेंट को B' से रिप्रेजेंट करती हूँ, इधर देखिए B' से रिप्रेजेंट करती हूँ और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.9 सेंटीमीटर इनवर्स आती है, और जो कार्बन 13 का B कांस्टेंट है उसको मैं B" से रिप्रेजेंट करती हूँ तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर इनवर्स आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इन दोनों को, मतलब दोनों को यदि मैं डिवाइड कर देती हूँ, B' डिवाइडेड बाय B" करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, I"/I, यानी कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के।
रिड्यूस्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें मालूम है कि रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है। रिड्यूस्ड मास जो है वो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, ठीक है, द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है या जड़त्व आघूर्ण है वो ज्यादा होगा, और जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा। और यदि रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा तो जो रोटेशनल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला होता है ई जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन, वो जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका रोटेशनल एनर्जी कम होगी। ये हम सूत्रों के द्वारा जान चुके हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे सूत्र पहली वीडियोस में हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहां पर मोटे तौर पे समझिए कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिस भी अणु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा, उसकी रोटेशनल एनर्जी कम होगी। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन 12 के कंपैरिजन में उसकी तुलना में कार्बन 13 जो है वो कम घूर्णन ऊर्जा स्तरों पे मौजूद है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कार्बन 13 जो है उसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण उसका जो रिड्यूस्ड मास है या फिर जो समानित द्रव्यमान है वो ज्यादा है। समानित द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा है उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा और इसीलिए उसकी रोटेशनल एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि क्या है इफेक्ट ऑफ आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हम एक जो द्विपरमाणुक अणु है उसमें किसी एक परमाणु को या दोनों ही परमाणु को उसके भारी समस्थानिक से परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होगा? तो उसकी जो वेव नंबर, जो एब्जॉर्बेंस का वेव नंबर है वो कम हो जाएगा और उसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं उसमें जो एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो भी कम हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, कार्बन 12 के कंपैरिजन में कार्बन 13 के जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो कम प्राप्त हो रहे हैं और उसका कारण आपको बता दिया गया है। सूत्रों से ही हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे सूत्र जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ से ये पता लगा पाए मोटे तौर पे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको HCl का उदाहरण लेकर भी समझाया था कि समस्थानिक का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेकर भी हम समझा रहे हैं कि समस्थानिक का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन स्पेक्ट्रा एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स, दोनों के ही केस में हमने ये बता दिया है कि जो स्पेक्ट्रा पर प्रभाव है वो ये है कि उसका वेव नंबर बदल जाता है। जो अवशोषण का जो तरंग संख्या है वो बदल जाती है। अगर भारी समस्थानिक है तो वो कम हो जाएगी और हल्का समस्थानिक है तो वो ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह से जो ऊर्जा स्तर हैं, जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है, उनमें भी अंतर आ जाता